हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल भविष्य एजुकेशनल हब में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है समास। मैं इसमें आपको समास की परिभाषा, समास के प्रकार, उनका विस्तार से अध्ययन कराऊंगा। बच्चों, इससे पहले मुझे आपको एक जानकारी देनी थी। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूट्यूब चैनल कंपटीशन योद्धा पर जीएस जीके की बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएंगी। इस चैनल पर आपको वंश पटार सर पढ़ाएंगे। यूट्यूब चैनल कंपटीशन योद्धा आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। एक बार यूट्यूब चैनल कंपटीशन योद्धा पर विजिट ज़रूर करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं समास के बारे में विस्तार से हम अध्ययन करने वाले हैं, उसके प्रकार। ठीक है बच्चों, तो समास सबसे पहले देखते हैं समास कहते किसे हैं। समास कहते किसे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, समास का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्त, यानी कि किसी चीज़ को संक्षेप में कहने की प्रक्रिया। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, या दूसरी तरीके से हम ये कह सकते हैं दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति या विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद या शब्द हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे राजा की कन्या, क्या शब्द हुआ? एक सेंटेंस हुआ राजा की कन्या। अगर हम इसको संक्षेप में लिखेंगे यानी कि समास के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? राजकन्या। क्या लिखेंगे? राजकन्या। यानी कि जो की यहाँ से लोप हुआ है, की का लुप्त हुआ है, ये की विभक्ति है, इसका लोप हो गया। जैसे भाई और बहन, क्या हुआ? भाई बहन। तो अब हम सबसे पहले समास की परिभाषा को पढ़ते हैं, उसके बाद में समास विग्रह पढ़ेंगे और उसके बाद में प्रकार पढ़ेंगे। तो समास और समास की परिभाषा में देखिए बच्चों, समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। क्या है बेटा? संक्षिप्तीकरण, यानी कि किसी चीज़ को छोटा करना। या दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक, किसको? एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सार्थक होना चाहिए बेटा, सार्थक के बिना कुछ नहीं, अंट संट नहीं होना चाहिए। इस विधि से बने शब्दों का समस्त पद को समस्त पद कहते हैं। अब ये परिभाषा हो गई। अब इससे आगे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा, इसके दो पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद, यानी कि दो पद होते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी, राजकन्या, यानी कि राज एक पद है, कन्या दूसरा पद है। तो सबसे पहले पूर्व पद किसे कहते हैं? पूर्व पद देख लीजिए। पूर्व पद कहते हैं पहले वाले पद को, क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं। उत्तर पद देखिए, उत्तर पद किसे कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं बेटा दूसरे वाले पद को, जो बाद में होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, केवल इसमें पद का ही खेल है, पहला पद दूसरा पद। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं समास विग्रह किसे कहते हैं। समास विग्रह देख लीजिए, समास विग्रह की डेफिनेशन क्या कहते हैं? यदि सामासिक शब्दों को तोड़कर उनका रूप, उनका पहले वाला रूप दिखलाया जाए तो वह समास विग्रह कहलाता है। विग्रह का मतलब होता है बेटा तोड़ना, और समास का मतलब होता है जोड़ना। जिस प्रकार हमने संधि पढ़ी थी, संधि और संधि विग्रह, संधि विच्छेद। तो संधि का मतलब जोड़ना होता है, विग्रह का मतलब होता है, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये है समास का मतलब जोड़ना और विग्रह का मतलब होता है अलग करना। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं समास के भेद या प्रकार। तो समास के प्रकार कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। एक और देखते हैं, 7वां भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, जिसे कहते हैं नन समास। कौन सा समास? नन। ये जो है हमारा नन समास होता है ये। ठीक है बच्चों, अब हमारे प्रकार देखते हैं। पहला है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास और नन समास। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा पहला जो बिंदु है, पहला जो टाइप है, प्रकार है, वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास पढ़ते हैं। इसमें जो द्वंद्व समास है क्या कहता है?
जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं। पद बात आ गई ना, पद, इसमें पद पूर्व पद उत्तर पद, ठीक है बच्चों, वहाँ द्वंद्व समास होता है। अर्थात जहाँ दोनों शब्द ही क्या होते हैं बेटा, प्रमुख होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें ए और वे का लोप होता है। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक देखिए, इसमें योजक चिन्ह का लोप होता है। इसमें दूसरा क्या है, इसमें विलोम शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं बेटा, विलोम शब्द, आसानी से पहचाने जा सकते हैं, जैसे रात दिन, भाई बहन, माता पिता, राजा रंक, सुबह शाम, ये सब एकदम विपरीत शब्द हैं। तो विपरीत शब्द, अब देख लिए, इसके उदाहरण देख लेते हैं कुछ। एक चीज़ और, द्वंद्व समास में बेटा 98% क्या होता है बेटा, योजक चिन्ह होते हैं, योजक चिन्ह लगे होते हैं। कैसे, योजक चिन्ह, और योजक चिन्ह कैसे होते हैं बेटा, ये वाले योजक चिन्ह होते हैं। 2% की बात नहीं करते, जैसे अव्ययभाव में भी होते हैं विसर्ग वाले, यानी कि योजक वाले, जब आएगा तब पढ़ाऊंगा मैं। अभी फ़िलहाल इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है इसके, पाप पुण्य, विलोम शब्द हुआ, पाप और पुण्य, और शब्द आ गया। जल अन्न, जल और अन्न, जल और अन्न। सीताराम, सीता और राम, सीता श्याम आ जाएगा। खरा खोटा, खरा और खोटा, ये सब क्या है, इसकी ट्रिक ये है, इसमें विलोम शब्द होते हैं। और क्या है दूसरा, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। हमारा दूसरा क्या है, दूसरा जो टाइप है हमारा, वो है बेटा कौन सा, द्विगु समास। और द्विगु समास ये कहता है कि इसमें पहला वाला जो पद होगा, पूर्व पद जो होगा, वो क्या होगा बेटा, वो होगा संख्यावाचक शब्द होगा। देखिए इसमें पूर्व पद संख्यावाचक शब्द है, उत्तर पद प्रधान हो तथा द्विगु समास कहते हैं। इसको विग्रह करने पर संख्या का बोध होता है। क्या होता है, संख्या का बोध होता है। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। जैसे उदाहरण से अच्छा समझ में आ जाएगा आपके में। उदाहरण क्या कहते हैं, नवग्रह, अगर इसको हम विग्रह करेंगे तो नव का मतलब होता है बेटा 9, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, दो आ गया, दो पहरों का समाहार यानी कि समूह। त्रिलोक, त्रिलोक यानी कि त्रि आ गया, 3 लोकों का समाहार। चौमासा, चौ मतलब 4 माहों का समूह। पंचमुख, पंच आया बच्चों, पंच का मतलब है 5 मुखों का समाहार। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। थर्ड वाला हमारा क्या है, कर्मधारय समास। क्या है बेटा, कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद क्या होगा, पूर्व पद विशेषण, और उत्तर पद क्या होगा, विशेष्य होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमको विशेषण के बारे में पता होना चाहिए और विशेष्य के बारे में पता होना चाहिए। क्या है, पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद विशेष्य हो। विशेषण किसे कहते हैं बच्चों, विशेषण कहते हैं जो शब्द विशेषता को बताए, जो शब्द किसी की विशेषता को बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य कहते हैं, किसे कहते हैं विशेष्य, जिसकी विशेषता को बताया जाए, जिसकी विशेषता को बताया जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिए, विशेषता बताने वाले शब्दों को कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से और अच्छा समझ में आएगा। उदाहरण में क्या कहता है, पहले जैसे चंद्रमुख, देखिए चंद्रमुख ये क्या है, मुख तो है, ये मुख, चंद्र जो है ये किसकी विशेषता को बता रहा है बच्चों, ये बता रहा है मुख की विशेषता को। चंद्र किसकी विशेषता को बता रहा है, मुख की विशेषता को, यानी कि पूर्व पद जो है ये विशेषण है। चंद्र जैसा मुख, मुख कैसा है, चंद्रमा जैसा। तो चंद्रमा क्या है, विशेषता, और मुख क्या है, मुख की विशेषता को चंद्रमा बता रहा है। जैसे कमल नयन, नयन का मतलब होता है नेत्र, नयन का मतलब क्या होता है बेटा, नेत्र, यानी कि नेत्र कैसे हैं, कमल के समान, यानी कि आँखों की, नेत्रों की विशेषता कौन बता रहा है, नेत्रों की विशेषता को कमल बता रहा है। ठीक है बच्चों। देहलता, देहलता
लता क्या है, विशेष्य है, और देह जो है यानी कि देह कैसी है, लता जैसी, लता जैसी देह है। तो लता क्या है, लता विशेषता को बताता है, कैसी, देह, देह कैसी है, लता जैसी। दही बड़ा, बेटा क्या है, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब क्या है, बड़ा तो है विशेष्य, बड़े की विशेषता कौन बता रहा है, दही में डूबा हुआ। नील कमल, नीला कमल, यानी कि नीला है जो कमल, अर्थात कमल की विशेषता को क्या है, कमल की विशेषता नीला है। महाकाव्य, महाकाव्य मतलब काव्य कैसा है, महान है, अर्थात बेटा काव्य विशेष्य हुआ और महानता क्या है, विशेषण है। समझ में आया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा टाइप है वो है बहुव्रीहि समास। कैसा, बहुव्रीहि समास। इसमें बच्चों क्या होता है, इसके दोनों ही पद जो हैं उनमें से कोई सा भी प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। देखिए कैसे, इसको हटा दीजिए। जिस समास के दोनों पद प्रधान न हो, देखिए दोनों पद क्या हो, दोनों पद प्रधान न हो, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हों, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। अब आगे देखिए, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। जैसे दशानन, क्या है, दशानन। अब देखिए हमने द्विगु समास पढ़ा था वहाँ, यहाँ 10 आ गया, उसमें बताया कि पहला पद संख्यावाचक हो। अब लेकिन क्या है, यहाँ 10 क्या बता रहा है, 10 संख्या को 10 दर्शा रहा है। क्या कहता है, आनन, आनन का मतलब होता है बेटा सिर। अब क्योंकि दोनों पद किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास है। जैसे दशानन, दशानन 10 हैं आनन जिसके, अर्थात और 10 सिर किसके थे, रावण के। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, और आपको जानते हैं नीलकंठ किसे कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं शिव को, भगवान शिव। पीतांबर, अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके, और पीले वस्त्र कौन पहनते हैं, श्री कृष्ण पहनते हैं। चक्रधर, अर्थात चक्र को क्या होता है बेटा, चक्र को धारण करने वाला कौन, श्री विष्णु जी। वज्रदेह, यानी कि वज्र है देह जिसकी, अर्थात क्या बेटा, अर्थात है हनुमान जी। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, और लंबा उदर का मतलब होता है बेटा पेट। कहते किसे हैं, गणेश जी। ठीक है बच्चों। वीणा पानी, वीणा पानी, वीणा है हाथ में जिसके। ठीक है बच्चों, कौन, सरस्वती माता। खगेश, खगों में कौन बेटा, खग। पहले तो ये देखो खग किसे कहते हैं, खग होता है पक्षी, खगों में ईश्वर है जो खगेश, अर्थात गरुड़ जी। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। अब अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो है कौन सा है, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है बेटा, तत्पुरुष समास में हमको कारक पढ़ने होते हैं, और आप जानते हैं कारक कितने होते हैं, कारक होते हैं 8, लेकिन हमको यहाँ 8 नहीं पढ़ने, हमको पढ़ने हैं 6। कर्ता को हटा दीजिए और संबोधन को हटा दीजिए। तो तत्पुरुष समास में हमारे 6 कारक हैं और इनका लोप होता है सबका। अब तत्पुरुष समास के बारे में देखिए, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा, दूसरा वाला उत्तर पद प्रधान होता है, और पूर्व पद जो होता है पहला वाला अप्रधान होता है, यानी गौण होता है। इसी के साथ दोनों पदों के मध्य में कारक का लोप होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। तो इस प्रकार के समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। अब क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास में
विशेषणीय पद और मुख्य पद का संबंध एक निश्चित भावना को प्रकट करता है। अब वो प्रकट किस प्रकार करता है, अब हम आगे देखते हैं बेटा। इसके जो 6 कारक है उनको हम क्रम वाइज पढ़ने वाले हैं। देखिए, तत्पुरुष समास के प्रकार, पहला है कर्म तत्पुरुष, कर्ता को छोड़ दिया है, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, और कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है बच्चों, अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। ये देखिए, इनका जो विलोप होगा कारक वो क्या है। जैसे कर्म का है को, क्या बेटा, कर्म का है को, करण से द्वारा, जैसे जिस पर काम का प्रभाव पड़े, कर्म पर, करण से जिसके द्वारा कर्ता पर काम पड़े। संप्रदान का मतलब है का के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान का से, इसमें बेटा दूर होने का भाव होता है, अगलाव, जैसे ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, जिसमें अगलाव हो। संबंध का मतलब का, की, के, नानी, ने, रारी, रे, अन्य पदों के संबंध में। अधिकरण का मतलब है में पर, क्रिया के आधार पर। अब हम इनका आगे देखते हैं। पहला क्या है, कर्म तत्पुरुष। और कर्म तत्पुरुष समास को चिन्ह का लोप होता है। इसमें किसका, को चिन्ह का लोप होता है। ठीक है बच्चों, को चिन्ह का लोप होता है। अब इसके उदाहरण देख लो, उदाहरण से अच्छा समझ में आएगा। जैसे बस चालक, क्या है, को का चिन्ह है ना, बस को चलाने वाला, को चिन्ह। अब इसमें को चिन्ह कहाँ है, नहीं है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। गृहागत, गृह घर को आगत। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो सेकंड वाला होगा, सेकंड वाला देख लीजिए, करण तत्पुरुष। कौन सा, करण तत्पुरुष क्या है, से के द्वारा का लोप होता है, से और के द्वारा का लोप होता है, उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या कहता है, मदांध, यानी कि मद से अंधा बेटा। ठीक है, रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, द्वारा आ गया। शोक ग्रस्त, यानी कि शोक से ग्रस्त। कामचोर, काम से चोर। धर्मांध, धर्म से अंधा। अब यहाँ देखिए 2 हैं बहुत महत्वपूर्ण। सूरचरित में सूरदास द्वारा चरित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। अगर ये आ जाए तो सूरचरित, तुलसी, रेखांकित, ये मतलब द्वारा। ठीक है बेटा। अब हमारा थर्ड वाला जो पॉइंट है वो आता है संप्रदान। संप्रदान क्या कहता है, इसमें क्या है, के लिए का क्या होता है, लोप होता है। अब जैसे उदाहरण देख लो बच्चों, हथकड़ी का मतलब हाथ के लिए कड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। न्यायालय, न्यायालय के लिए आलय। बेटा आलय का मतलब भी घर होता है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है मेरे बच्चों। अब और बहुत सारे, जैसे शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। यज्ञाहुति, यज्ञ के लिए आहुति। सभा भवन, सभा के लिए भवन, है ना। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हमारा जो फोर्थ है तत्पुरुष समास का, अपादान। अपादान बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। अपादान में से का लोप होता है और इसमें क्या होता है बेटा, दूर होने का भाव होता है। किसका भाव होता है, दूर होने का भाव, इससे पता चलता है। अब मेरे बच्चों इसके उदाहरण देख लो। उदाहरण जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पथ का मतलब होता है रास्ता, भटक, भ्रष्ट का मतलब भटक गया। ऋण मुक्त, यानी कि ऋण से
मुक्त, नेत्रहीन नेत्र से हीन, गुणहीन गुण से हीन, शक्तिहीन शक्ति से हीन। यानी कि से जो शब्द है इसका क्या होता है बेटा, इसका लोप होता है, इसका से शब्द का लोप होता है इसमें। ठीक है बेटा, मतलब किसी चीज़ से दूर होती है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, है ना, तो ये क्या है, दूर होते हैं। अब हमारा जो पांचवा है तत्पुरुष समास का, वो है हमारा संबंध तत्पुरुष में संबंध बताए जाएंगे। देखो क्या होता है बेटा, संबंध तत्पुरुष समास जो है, संबंध तत्पुरुष में का, की, के का लोप होता है। उदाहरण से अच्छा समझ में आएगा आपकी में, जैसे घुड़दौड़, घुड़दौड़ मतलब घोड़ों की दौड़। पूंजीपति पूंजी का पति, राजपुत्र राजा का पुत्र, जैसे राजकन्या, है ना, राजकन्या। पराधीन यानी कि पर के अधीन, पर के, ये सॉरी ये के है, इसको के कर लीजिएगा, ठीक है, इसको हटा दो, पर के अधीन। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ और, इस पर का क्या मतलब होता है, पर का मतलब बेटा क्या होता है आप जानते हो, पर का मतलब होता है किसी और के अधीन। सेना नायक यानी कि सेना का नायक, राष्ट्रपति राष्ट्र का पति। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो पांचवा पॉइंट है छठा, अधिकरण। अधिकरण का मतलब क्या है, अधिकरण का मतलब, इसमें अधिकरण में और पर शब्द का लोप होता है। किसका, में और पर शब्द का लोप होता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे नरोत्तम यानी कि नरों में उत्तम है जो, मुनि श्रेष्ठ, मुनि यानी कि मुनियों में श्रेष्ठ, क्रोधांध यानी कि क्रोध में अंधा, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, आत्मविश्वास आत्मा पर विश्वास। आत्मविश्वास का मतलब बेटा आत्मा पर विश्वास। अब ये हमारे तत्पुरुष समास यहाँ समाप्त होता है। इसके 6 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं, 6 प्रकार। अब हमारा जो समास का छठा बिंदु है, कौन सा, अव्ययभाव समास, इसको देख लेते हैं। छठा है अव्ययभाव समास। इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखिए सबसे पहले अव्यय का मतलब जान लेते हैं। किसका, अव्यय का मतलब, अव्यय का क्या मतलब होता है बेटा, जिसमें क्या बेटा, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सके, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा अव्यय। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसे हम करके अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण का बच्चों एक चीज़ और बतानी है मुझे, इसमें क्या करना है, इसमें उपसर्ग जो लगे होते हैं उनका प्रयोग होता है। अवयव का समझ में आ गया, जिसका में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अब देखिए जैसे आजीवन, आ जो है ये क्या है, ये उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ अव्ययभाव समास, जीवन भर। इनकार देख लो, जैसे यथासंभव, सामर्थ्य के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाविधि विधि के अनुसार, यथाक्रम यथा के अनुसार, भरपेट पेट भरकर, हर रोज रोज रोज, हाथों हाथ हाथ ही हाथ, रातों रात रात ही रात। मेरे बच्चों अब देखिए, जैसे मैंने वहाँ द्वंद्व समास में बताया था, क्या बताया था, जैसे रात और दिन, ये शब्द हुआ द्वंद्व समास का। अगर यहाँ होता रात रात, तो ये क्या है, ये बेटा ये हुआ अव्यय भाव समास। दिन दिन, प्रति प्रति, ये सब क्या हैं, ये मेरे बच्चों, ये अगर रिपीट होते हैं, रिपीटेशन होती है शब्दों की, तो मेरे बच्चों क्या है बेटा, वो हो जाएगा हमारा अव्ययभाव समास। हाँ, अगर विलोम शब्द हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो वो हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, इसमें और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे अकारण यानी कि बिना कारण के,
बेरहम बिना रहम के, बखूबी यानी कि खूबी के साथ, बेफायदा बिना फायदे के, आजन्म यानी कि जीवन पर्यंत। ठीक है बच्चों। जैसे प्रत्येक, ये प्रत्येक शब्द जो है, प्रत्येक शब्द मेरे बच्चों क्या है, प्रत्येक शब्द भी इसी के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? अव्ययभाव समास के अंदर। अगर मैं इसका विच्छेद करने की कोशिश करूं, किसका? प्रत्येक का, तो बेटा क्या बन जाएगा? प्रति प्लस एक, ये बना प्रत्येक, है ना। चलिए अब आगे जो है हमारा बच्चों, एक जो मैंने बताया था नन समास, नन समास ये है तो तत्पुरुष समास का ही रूप, लेकिन इसको क्योंकि ये जो है नेगेटिव है, नकारात्मक है, इसीलिए इसको अलग रखा गया है। इसमें जिस समास के पूर्व पद में यानी कि पहले वाले पद में नकारात्मक शब्द, नकारात्मक शब्द कौन से मैं बता देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ। ये है नन समास, और इस नन समास में क्या है, जो पूर्व पद है, पूर्व पद कैसा बेटा? नकारात्मक। ठीक है मेरे बच्चों। और ये नकारात्मक शब्द कैसे, कौन कौन से हैं, इनको और देख लो। ये हैं जैसे ए, अन, ठीक है बच्चों, ने, ना, गैर, बिना। ठीक है बच्चों। इसके उदाहरण देखिए, जैसे अधर्म है, ने धर्म, अनावश्यक ने आवश्यक, गैर वाजिब का मतलब ने वाजिब, अचल का मतलब ने चल, अन्याय का मतलब है ने न्याय, नापसंद का मतलब ने न्याय, आजन्म का मतलब है ने जन्म, है ना। तो ये क्या है, ये हमारा क्या बेटा, नन समास। तो आज की क्लास में हमारे समास जो है वो ख़त्म हो चुका है मेरे बच्चों। अब मैं कुछ क्वेश्चन जो है इसके आपको करा देता हूँ। देखिए जैसे प्रश्न नंबर 1, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए पहला प्रश्न जो है, किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है। इसके जो ऑप्शन है वो इस तरह से हैं। देखिए बेटा, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि इनके मध्य योजक चिन्ह लगा होता है, तो मेरे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 2 क्या कहता है कि पूर्व पद संख्यावाची शब्द है, पूर्व पद संख्यावाची शब्द है। अभी पढ़ा कि जो पहला पद उसमें संख्या हो वो कौन सा हो जाएगा बेटा, कौन सा हो जाएगा बताना जरा। अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो इसका आंसर है द्विगु समास, ये इसका सही आंसर है। अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 क्या कहता है, जन्मांध शब्द है, जन्मांध शब्द है कौन सा मेरे बच्चों, इसके ऑप्शन देख लो, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्विगु। अब पहले सबसे पहले बेटा जन्मांध का हम लोग विग्रह करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा जन्म से, यही तो होगा, जन्म से अंधा। अब ये देख लो आप, ये क्योंकि जन्म से अंधा है क्योंकि इसमें क्या आया हुआ है, इसमें आया हुआ है विसर्ग, सॉरी क्या आया हुआ है बेटा, कारक आया हुआ है, और कारक का मतलब से। अब इसमें से
तत्पुरुष समास में दो जगह है ना। एक कौन से में, एक तो अपादान में और दूसरा किस में है, दूसरा है करण में। अब ये हो जाएगा हमारा कौन सा बेटा, बताइए कौन सा, अपादान, क्योंकि दूर होने का भाव है इसमें, जन्म से अंधा है ना, तो इसमें जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है मेरे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 कहता है यथा स्थान सामासिक शब्द का विग्रह होगा, सामासिक शब्द का विग्रह होगा। अब देखिए ऑप्शन देख लीजिए बेटा, ऑप्शन क्या है बताइए जरा, क्या है, यथा के अनुसार, और ये कौन सा समास है बताइए जरा, अविर्भाव समास, कौन सा, अविर्भाव समास, और यथा के अनुसार हो जाएगा। 5वां प्रश्न हमारा किस प्रकार है, देखिए जरा, मतदाता सामासिक शब्द का विग्रह है, किसका बेटा, मतदाता का। इसके ऑप्शन देख लीजिए, मत को देने वाला, मत का दाता, मत के लिए दाता, मत और दाता। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो होगा मत को देने वाला। मैंने अभी कराया था, है ना, क्या बेटा, मत को देने वाला। और अगर ये पूछा जाए समास कौन सा है, तो समास बेटा ये है तत्पुरुष समास, है कि नहीं, तत्पुरुष समास में ही तो है। चलिए बेटा, अब तत्पुरुष समास में अगर ये पूछ लेंगे तत्पुरुष समास का बेटा कौन सा है, तत्पुरुष समास का कौन सा प्रकार है 6 में से, तो आप बेटा कौन सा बताओगे जरा, ये बताना, ये बताइए जरा। कर्म तत्पुरुष। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है छठा प्रश्न, वो देख लीजिए, वो क्या कहता है बेटा, नील कमल का विग्रह कौन सा होगा। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, नील कमल का विग्रह कौन सा होगा, है ना। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ये देखना है, पहले ऑप्शन देख लो, नीला है जो कमल, नीला है कमल, नीला कमल, नील कमल, है ना। तो इसका सही आंसर जो होगा कौन सा है, नीला है जो कमल, यानी कि कमल की विशेषता को कौन बता रहा है, यानी कि अब बेटा देखो कमल की विशेषता को क्या बता रहा है, नीला, कमल की विशेषता को नीला बता रहा है ना। अब अगर ये पूछने लगे इसमें समास कौन सा है बेटा, तो समास कौन सा हो जाएगा जरा बताना, कर्मधारय समास, है ना। और कर्मधारय समास क्या कहता है कि इसमें जो है बेटा जरा बताओ जरा, कर्मधारय समास में पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लंबोदर का विग्रह पद क्या होगा, किसका, बड़ा अच्छा सवाल है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, लंबा है उदर जिसका, लंबे उदर वाले गणेश जी, लंबे पेट वाला। इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश जी। और ये कौन सा समास है बताना बेटा, बहुब्रीहि समास, है ना। और इस बहुब्रीहि समास की डेफिनेशन क्या कहती है, कहती है कि दोनों पद प्राधान्य होकर, है ना, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। हमारा जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसे देख लेते हैं, क्या कहता है, आत्मविश्वास में समास कौन सा है, कौन सा बेटा, आत्मविश्वास में बताओ जरा, आत्मविश्वास में कौन सा समास है। मैंने कराया बेटा अभी थोड़ी देर पहले, है ना, उदाहरण भी कराया इसके पहले, इसके ऑप्शन देख लो, सीधी सी बात है। अब बताइए ज़रा, अरे बेटा कौन सा हुआ, तत्पुरुष समास, है ना, यानी कि सी वाला। अच्छा अब ये बताइए, अगर आत्मविश्वास में मैं कहूँ समास विग्रह कीजिए तो बेटा क्या होगा,
आत्मा पर विश्वास। ठीक है मेरे बच्चों, ये आज के प्रश्न इतने ही रहने देते हैं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। तो बच्चों हमारी वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है हमारी वीडियो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। धन्यवाद बच्चों।